हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 7th की एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 7 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने मौसम और जलवायु को समझने का प्रयास किया था और आज के वीडियो में जो है हम जलवायु और अनुकूलन के बारे में बात करेंगे और किस प्रकार विभिन्न प्रकार के जंतु जो है अलग अलग जलवायुवीय मौसम में जो है रहने के लिए प्रेरित होते हैं, उनका शारीरिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं जलवायु और अनुकूलन। देखिए, तो मैं आपको बताने का ये प्रयास कर रही हूँ कि जलवायु के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया है, थोड़ा सा सुन लीजिए अनुकूलन के बारे में। देखिए, अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन सर्वाइवल, ठीक है। अनुकूलन यानी कि एडॉप्टेशन। जिस माहौल में, जिस मौसम में, जिस जलवायु में हम रह रहे हैं उसको हमने एडॉप्ट कर लिया है। यानी कि अनुकूलन जो होता है ना, जीवों द्वारा की जाने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी जीव जो है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। प्रयास ही तो करते हैं ना। अगर आप मान लीजिए ठंडे मौसम में चले जाइए तो हम जलवायु से लड़ते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। यानी कि माहौल के अनुसार, ठीक है, माहौल के अनुसार अपने को उस योग्य बनाते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना, ये होती है अनुकूलन। यानी कि अनुकूलन के अंतर्गत जो है जीव अपनी प्रजनन की क्षमताओं को परिवर्तित कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि पूर्वजों से मिले हुए गुणों में भी ना बदलाव का होता है। जैसे कि देख लीजिए, मैं आपको अगर उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँ। आप जाते हैं मरुस्थलीय इलाके में जहाँ पानी की बहुत कमी होती है। अब वहाँ कुछ प्रजाति जो होती है, जैसे मैं आपको जीता जागता उदाहरण देती हूँ कैक्टस का। तो कैक्टस में क्या होता है, किनारों पर ऐसे द्रव का निर्माण होता है जिससे जो है ना वाष्पोत्सर्जन जो होता है बहुत, ताकि कम से कम हो सके वाष्पोत्सर्जन और वो अपना पानी जो है सेव कर सके। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऐसे ही बर्फीले स्थानों पे बात करें तो बर्फीले स्थानों के स्तनधारियों के कानों का आकार छोटा होता है, जिससे क्या हो, जिससे शरीर की ऊष्मा का उत्सर्जन ना हो, यानी कि विसर्जन ना हो, और वो जीव जो है अपने आप को वातावरण के अनुसार जो है अनुकूलित कर सके। मानव को जीता जागता उदाहरण देखिए। अत्यधिक ऊंचाई पर रहने वाले मनुष्यों को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? कम होता है। और इसलिए ना मनुष्य का शरीर खुद ही जो है लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी को बढ़ाकर श्वसन की दर तेज कर देता है। देखिए किस प्रकार अडॉप्ट कर रहे हैं ना, और जिससे जो है शरीर का ऑक्सीजन की कमी दूर हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। तो इसी को आज हम डिटेल में देखेंगे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, एज यूजुअल बात है। ठीक है, तो जंतु जो है ना उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिसमें वे रहते हैं। हम बात करते हैं ना कि जो हमारे जवान सेना जो है वो लद्दाख पर कैसे कार्यरत है। इतना ज़्यादा ठंड, -डिग्री सेल्सियस में जो है वहाँ का तापमान रहता है, फिर भी वहाँ पर डटे हुए हैं और दुश्मनों का सामना कर रहे हैं। तो वो अपने शरीर को इस प्रकार ढाल लिए हैं। ठीक है, अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को क्या होता है, चरम शीत और या फिर कह लीजिए ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते हैं। अपनी कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक के अध्याय 9 में दी गई अनुकूलन की परिभाषा को याद कीजिए आप लोग। ठीक है, अनुकूलन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश के अनुकूलन में सहायक होते हैं, विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। ऐसे ही तो विकास होता है ना। अब इस पुस्तक के अध्याय 9 में आप मौसम और जलवायु के मृदा पर प्रभाव के बारे में भी पढ़ेंगे। अब यहाँ हम केवल जंतुओं पर जलवायु के प्रभाव के बारे में देखेंगे। ठीक है, जंतुओं के रेफरेंस में हम बात करेंगे। और छठी कक्षा में आपने जो है कुछ आवासों यानी कि वास स्थानों के लिए जंतुओं के अनुकूलन के विषय में पढ़ा है। ठीक, तो जंतुओं के जलवायुवीय परिस्थितियों के लिए ना अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले कुछ जंतुओं की चर्चा करेंगे। अब जैसा नाम से ही स्पष्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि ध्रुवों के समीप रहने वाले। मैं आपको थोड़ा सा ग्लोब के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगी। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, यानी कि ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, और इसी के आसपास रहने वाले जीवों के बारे में बात होगी। और ये जो है ये
उष्णकटिबंधीय एरिया, यानी कि ये जो है 0 डिग्री सेल्सियस, इसे भूमध्य रेखा जो कहते हैं इसे, ठीक है। नीचे होता है ट्रॉपिक, ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री, है ना। तो ये चीज़ यहाँ के बारे में बात करी, यहाँ पे गर्म प्रदेश होगा और यहाँ पे सबसे ठंडा प्रदेश होगा। तो ये बात करेंगे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, मैंने अभी आपको बताया भी। तो जो ध्रुवीय क्षेत्र है ना, कुछ परिचित देश जैसे कनाडा हो गए, ग्रीनलैंड हो गए, आइसलैंड हो गए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका में अलास्का, रूस में जो है साइबेरियन क्षेत्र, ये सारे ठंडक प्रदेश हैं, ध्रुवीय क्षेत्र हैं। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो, गणतंत्र केन्या, युगांडा, नाइजीरिया, ये ऐसे देश हैं जहाँ क्या होता है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा भी जाएगा एग्जाम में कि ध्रुवीय क्षेत्रों के नाम बताइए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों के नाम बताइए, तो आपको याद होना चाहिए। तो बात करते हैं अब हम ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में। ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसे पोलर रीजन ऑफ द अर्थ, यानी कि इस ग्रह में जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र होते हैं और इनमें जो है ध्रुवों पर केंद्रित ध्रुवीय बर्फ टोपियां लगी होती है, यानी कि पूरा का पूरा बर्फीला स्थान, ठीक है। ये चीज़ है, ध्यान रखिए। अब उत्तर में अगर मैं बात करूं, उत्तरी ध्रुव की हमने बात की है ना, तो ये जो है आर्कटिक महासागर और दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप पर टिकी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने, ये उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे आर्कटिक सागर, ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव में जो है अंटार्कटिक महासागर जो है इस पर टिकी हुई है। और यहाँ हमेशा हमेशा बर्फ़ और ठंड की चरम स्थिति होती है, यानी कि हमेशा जो होता है यहाँ पे बर्फ़ जो है वो जमा रहता है। क्या होता है कि विस्तार जो है इसका घटता बढ़ता है, लेकिन ये होता है कि बर्फ़ हमेशा यहाँ पे जमी रहती है। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है, ये क्षेत्र सदैव बर्फ़ से ढके होते हैं और यहाँ जो है ना वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है, बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है और ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त ही नहीं होता है। अब आप ये देखिए, और बाकी 6 महीने तक यहाँ सूर्योदय ही नहीं होता है, यानी कि सर्दियों का तापमान आप देख लीजिए -37 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे तो 20 डिग्री सेल्सियस या फिर जो है 15 डिग्री सेल्सियस तापमान आता है, तो ये हालत हो जाती है। और वहाँ पे देखिए -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, ठीक है। यहाँ रहने वाले जंतु जो है ना इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। अब आइए हम बात करेंगे ध्रुवीय भालू, यानी कि जिसे जो है पोलर बियर कहा जाता है, और पेंगुइन के उदाहरण से ये जानने का प्रयास करेंगे कि वे किस प्रकार यहाँ की जलवायु के लिए अनुकूलित है। अब देखिए ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं, बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, और जिससे क्या होता है वो बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देता है। इससे क्या होता है, इससे बहुत सारी चीज़ें जो होती है उसकी बचाव होती है। सफ़ेद में सफ़ेद मिल जाएगा तो वो दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा तो क्या वो अपने दुश्मनों को दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, यानी कि इससे जो है ना उन्हें अपने परिभक्षियों यानी कि शत्रुओं से बचाव में सहायता मिलती है। साथ ही क्या होता है, साथ ही इससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। अब ये है कि चरम शीत से बचाने के लिए इनमें बालों की फर जो है 2 मोटी परत होती है, और इनकी जो त्वचा होती है ना, इनकी त्वचा के नीचे फैट यानी कि वसा की एक परत होती है। अब देखिए वास्तव में ना ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरीके से जो है शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं, ताकि क्या हो, ताकि उनके शरीर का ताप जो है आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। और ये अपने शरीर को ना बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर क्या करते हैं, लेजी रहते हैं, विश्राम करते हैं, ठीक है। अब गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को ना अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है, यानी कि ध्रुवीय भालू जो होते हैं समुद्री जल में तैरते भी हैं। बहुत अच्छी खूबी है इसकी कि समुद्री जल में ये तैरती भी हैं और ये अच्छे तैराक होते हैं। इनके पंजे जो होते हैं ना चौड़े और बड़े होते हैं, जो न केवल अच्छी तरीके से तैरने में इनकी सहायता करते हैं, बल्कि जो है उन्हें बर्फ़ में चलने के लिए भी सहायता देते हैं। नॉर्मल इंसान का क्या बर्फ़ में चलना पॉसिबल है? नहीं। और तैरते समय ना ये जो ध्रुवीय भालू होते हैं ये अपने नथुनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर
रह सकते हैं। और ध्रुवीय भालू की ना सूंघने की शक्ति जैसे कुत्ते की तेज होती है ना, उससे भी ज़्यादा ध्रुवीय भालू की बहुत तीव्र होती है घ्राण शक्ति, जिससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज और पकड़ सकते हैं। तो हम ध्रुवीय भालू को जो है अब देखने वाले हैं। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं। ये रहा ध्रुवीय भालू। देखिए, सूंघने की शक्ति तीव्र होती है और यह जो है भालू को अपने शिकार को ढूंढने में मदद करती है। इनके नखर यानी कि नाखून, थोड़ा सा मैं लार्ज करके दिखाऊं, इनके नाखून जो होते हैं देखिए कैसे होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, लंबे और पैने होते हैं। ये इन्हें बर्फ़ पर चलने के लिए सहायता करते हैं। इनकी त्वचा के नीचे ये देखिए, त्वचा के नीचे वसा एकत्रित होती है जो इसके शरीर शीतरोधी होता है और इसे गर्म रखता है। इसके शरीर के बाल देखिए, बालों की मोटी परतें होती हैं और ये जो है सर्द मौसम में इसे गर्म रखती हैं। अब देखिए, सफ़ेद बालों के कारण, सफ़ेद है ना बाल इसके, सफ़ेद है ना, तो सफ़ेद बाल के कारण सफ़ेद बर्फ की पृष्ठभूमि पर आसानी से ये दिखाई नहीं देते। इससे क्या होता है, इससे परभक्षी और शिकार जो है इसे आसानी से नहीं देख पाते। तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक परिचित और जंतु, ये देखिए, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं तब आपको दिखाई देगा। ये है पेंगुइन। पेंगुइन मुझे बहुत पसंद है देखने में, कभी देखा नहीं है लेकिन फ़ोटो में ही देखा है। तो ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित जो जंतु है वो है पेंगुइन। ये भी श्वेत होते हैं, देखिए ये भी श्वेत होते हैं और जो है आसानी से बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि पर मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी ना स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। आपने पेंगुइनों के झुंड के चित्र देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो ज़रूर गूगल करिए, बहुत क्यूट दिखते हैं। ठीक है, स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसा करते हैं। अब आप ये याद कीजिए कि जब आप खचाखच भरे किसी कमरे या हॉल में होते हैं तो आप कितना गर्म महसूस करते हैं। मैं तो बहुत गर्मी महसूस करती हूँ। जब मैं बस में चढ़ती हूँ, बस में बहुत भीड़ रहती है तो बहुत गर्मी महसूस होती है। तो ध्रुवीय भालू की तरह जो है पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं। ठीक है, इनका शरीर जो होता है ना धारा रेखित होता है, जैसे मछलियों का होता है ना तैरने के लिए, वैसे ही इनका भी। ठीक है, और इनके पैरों में ना जाल जैसा बना होता है ताकि जिससे जो है ये अच्छे तैराक होते हैं। अब देखिए पेंगुइन के पैर देखिए, देखिए किस प्रकार नखुर जो है इसके मुड़े हुए हैं, है ना, और तिरछे हैं। तो ये जो है इसे तैरने में सहायता करते हैं और बर्फ़ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये थे जानवर। तो ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेंडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल और अन्य कई प्रकार के जो है पक्षी सम्मिलित हैं। अब आप ये नोट कीजिए कि जहाँ मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है, वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखने की आवश्यकता होती है। और इसी कारण ना अनेक प्रकार के पक्षी जो होते हैं ना सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। साइबेरियन सारस इसका जीता जागता उदाहरण है। आप इस समय देखिए गंगा, हमारी गंगा जो है, आप इलाहाबाद इस समय आइए और देखिए कितने सारे साइबेरियन क्रेज जो है प्रवास के लिए यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि इस समय जो है साइबेरिया में रहने वाला, साइबेरिया जो है एकदम बिल्कुल बर्फ़ से ढक गया है, तो वो जो है प्रवास करने यहाँ आ जाते हैं। अब आप देखिए साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। ठीक है, कुछ पक्षी जो है ना उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों पर और भारत के कुछ अन्य स्थानों पर भी प्रवास के लिए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस प्रकार इस समय जो है गंगा में जो है इनका प्रवास है। ये देखिए, ये है साइबेरियन सारस। ठीक है, ये देखिए चित्र देख पा रहे होंगे आप लोग। अब आप ये देखिए कि हजारों मीलों की ये जो दूरी है तय करके ये प्रवास के लिए आते हैं पक्षी, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा हम प्रवासी पक्षियों के बारे में बात कर लेते हैं डिटेल में। देखिए, कुछ प्रवासी पक्षी जो होते हैं ना अपने आवास की चरम जलवायु परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की, यहाँ 1 किलोमीटर तो चलना मुश्किल हो जाता है, ये पक्षी जो है 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। सामान्यतः ये बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, जहाँ पे क्या होता है ना, जहाँ वायु प्रवाह जो होता है उड़ान में सहायक होता है। और इस ऊंचाई की ना जो शीत स्थितियाँ हैं उनकी उड़ान पेशियों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के विसरण आसान कर देती है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते रहते हैं, यह एक रहस्य है जिसका पता अभी तक नहीं लग पाया है। ऐसा लगता है कि इन पक्षियों में जो है दिशा का सहज बोध होता है। ठीक है,
दिशा ज्ञान होता है और वे जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है। और मार्गदर्शन के लिए संभवतः वो क्या करते हैं, लैंडमार्क का उपयोग करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं। उनका भी कुछ स्पेसिफिक लैंडमार्क होता होगा। तो संभवतः जो है अनेक पक्षियों को दिन में सूर्य और रात्रि में तारों से मार्गदर्शन मिलता है। और इसके भी कुछ प्रमाण हैं कि पक्षी जो है दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। केवल पक्षी ही ऐसे जंतु नहीं हैं जो प्रवास करते हैं। अनेक स्तनधारी जीव जो है, अनेक प्रकार की मछलियाँ, कीट भी जो है अधिक अनुकूल जलवायु की तलाश के लिए मौसमी रूपी में जो है वो प्रवास करते हैं। अच्छा, ये तो था ध्रुवीय प्रदेश। अगले पार्ट में हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षावन और इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाएंगे। आई होप अगले पार्ट में ये जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं गाइस। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, बहुत बेनिफिशियल ये वीडियो है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके क्वेश्चन जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, इससे बाहर नहीं फंसने वाले अगर आप दिल लगा के पढ़ लोगे। ठीक है, जान लगा दो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं और आपको कमर कस लेनी है। चलिए यहीं पे मैं विराम करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।